नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है एक कहानी। कहानीकार हैं डॉक्टर संगीता झा। एक डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक मशहूर कहानीकार भी हैं। उन्हीं के संग्रह मिट्टी की गुल्लक से प्रस्तुत है आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दादी और मुन्नी। दादी, और वो भी मुन्नी की दादी, अपनी तरह की अनोखी थी। बचपन के पहले 5 साल मुन्नी ने दादी के साथ गुजारे थे। उन क्षणों में वे मुन्नी की दादी कम, माँ ज़्यादा थी। अपनी तरह से ग्रामीण लालन पालन में उन्होंने कोई कमी नहीं की। मुन्नी को डॉक्टर सुनीता बनाने में जितना बाबूजी का योगदान है, दादी का उससे कम नहीं था। लेकिन थोड़ी बड़ी होने पर मुन्नी ने पाया कि परिवार के सभी लोगों पर दादी का एक विचित्र आतंक छाया हुआ था। सारा दिन बोलती रहती, बब्बा जी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते। छोटी थी तब पता ही नहीं चला, क्योंकि तब मुन्नी सिर्फ प्यार की भाषा समझती थी, और दादी तो अपनी मुन्नी के लिए प्यार का बहता झरना थी, जो शायद ही कभी खत्म होता। बढ़ती उम्र के साथ मुन्नी ने महसूस की उनकी ज़रूरत से ज़्यादा चतुराई जो मुन्नी के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी बहुओं और घर के नौकरों के लिए थी। दादी की तानाशाही और चतुराई इस तरह उनके जीवन में घुल गई थी कि उनके बिना दादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब एक औरत के रूप में भी डॉक्टर सुनीता अब तक उस बहुरूपीय व्यक्तित्व को समझ पाने में असमर्थ है। अपने हिस्से में आई अनुभूतियों को हमेशा मुन्नी ने चाशनी के पाक की तरह चखा, पर वो तो पूरी सच्चाई नहीं थी। अम्मा और सारी चाची बेबस हिरनी की तरह सहमी रहती। भूख भी लगती तो ये लोग चुपचाप इधर उधर जा छिप कर खाते, एक दूसरे की मदद करते। अगर भूल से भी चोरी पकड़ी जाती तो बहुओं के खानदान की ऐसी तैसी कर देती। बब्बा जी मूक दर्शक की तरह सब देखते, चाह कर भी कुछ बोलने से डरते। बेटों से भी प्यार करती थी, जब तक वो अपनी पत्नी से दूर रहते थे। अगर किसी ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया तो अपनी कोख को धिक्कारती। दिखने में बहुत खूबसूरत थी, शायद इसलिए बब्बा जी चुप रहते थे। लड़की पैदा होने पर बहुओं और उनके मैके वालों को जी भर गालियां देती। अब डॉक्टर सुनीता जानती है कि बेटा पैदा करने के लिए वाई क्रोमोसोम तो पुरुष से ही आता है। कभी मुन्नी के शहर आती तो पहले ही घर से प्याज लहसुन गायब कर दिया जाता, नहीं तो फिर अम्मा और मैके की खैर नहीं। कभी देवर भाभी को मजाक करते भी देखती तो भाभी पर देवर को बहकाने का इल्ज़ाम लगा अश्लीलता भरे ताने देती। लेकिन वही दादी अपनी मुन्नी के किसी भी बात करने, किसी के भी साथ घूमने पर शांत रहती। मुन्नी जब भी गांव जाती आस पड़ोस के लड़कों के साथ खेलती, लेकिन दादी के कानों में जू भी नहीं रेंगती। दादी का एक सपना था कि किसी तरह इस दुनिया से जाने से पहले अपनी मुन्नी के हाथ पीले कर दे। मुन्नी उन्हें आजी कहती थी। आजी बब्बा जी जब भी साथ बैठते उनका एक ही टॉपिक रहता था, मुन्नी की शादी और उसमें दिया जाने वाला दहेज, जो था 20 बीघा ज़मीन और 4 जोड़ी बैल। इतनी दरिया दिली तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी में भी नहीं दिखाई थी। बाकी घर की लड़कियां तो अपने अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां थीं। पैदा किया है तो भोगो, ऐसा आजी का कहना था। बचपन में मुन्नी भी ऐसी बातें सुन छाती फुलाती थी। ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, इन सब से दूर भागने लगी और दादी का प्यार भी कुछ हद तक खटकने लगा। 5वीं कक्षा तक आते आते मुन्नी का पूरा शहरीकरण हो चुका था। मुन्नी के सपनों की दिशा भी बैलों, जमीन से कहीं अलग खुद का अस्तित्व बनाने में बदल गई थी। डॉक्टर सुनीता को अच्छी तरह याद है कि ये उन दिनों की बात है
जब मुन्नी छठी कक्षा में थी और पढ़ाई ही उसका जीवन था। दादी को कहीं से पता चला कि उनकी ही जाति के एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा 8वीं में है। बिना किसी को बताए सीधे मुन्नी का रिश्ता लेकर उनके यहाँ पहुँच गई। उस समय मुन्नी को एक ही चीज़ आती थी, वो थी पढ़ाई। बाल कहाँ है, नाक बह रही है और कपड़े कौन से हैं से सरोकार नहीं। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुन्नी कभी डॉक्टर भी बन सकती है। दादा दादी की समाज में बहुत इज्जत थी। इससे उस इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि बच्चों के बड़े होने दें, फिर सोचेंगे। दादी तो फिर मुन्नी की दादी थी, आसानी से कहाँ मानने वाली थी। जिद पर अड़ गई कि अभी शादी तय हो जाए, विवाह तो बड़े होने पर ही होगा। दादी से पीछा छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर ने कहा, माँ जी, आपके परिवार को कौन नहीं जानता। हम लोग घर पर विचार विमर्श करेंगे, फिर आपको खबर कर देंगे। दादी तो इतने में ही खुश हो गई। इसके बाद तो जैसे जुनून ही छा गया और दिन रात बन्ना गीत ही गाने लगी। गला बहुत सुरीला था तो सब उसका आनंद ले रहे थे, पर इसके पीछे के राज से अनभिज्ञ थे। मुन्नी स्कूल से घर में पैर भी रख पाती और दादी तैयार रहती गाने और मुन्नी के पसंद के खाने के साथ। गाना होता था, बाबा ऐसो बर ढूंढो मोरो लाडो के लिए, मुन्नी का बलमा छैल छबीला मूछो वाला, चौड़ी छाती वाला। अर्थात मुन्नी तो गुस्से से लाल हो जाती थी, पर वो भी अपनी आजी से निसर्ग प्यार करती थी, सो थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत भी हो जाता था। बाबूजी अम्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि दादी अचानक शादी के गीत क्यों गा रही है। दादी बड़ी रोबीली थी। बाबूजी अम्मा उनकी इज्जत तो करते ही थे, पर साथ ही डरते भी थे। घर पर दादी का ये कार्यक्रम करीब 1 हफ्ते चला और फिर दादी हमेशा की तरह अपने गांव वापस चली गई। उस जमाने में फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी और दादी को परिणाम जानने की जल्दी भी नहीं थी। दादी को याद थे इंस्पेक्टर की पत्नी के भारी भारी गहने जो वो अपनी मुन्नी के बदन पर देखना चाहती थी। मुन्नी पर तो अब बाबूजी और पढ़ाई की खुमारी थी, जिससे उसके कान भी नहीं छिदे थे। दादी को पूरा विश्वास था कि मुन्नी की शादी उस इंस्पेक्टर के बेटे से ही होगी। दादी के सपनों की भनक भी घर पर किसी को नहीं थी। दादी के जाने के करीब 1 महीने बाद अम्मा और मुन्नी समाज की एक शादी में गए। जाने के 2 कारण थे। एक तो गर्मी की छुट्टियां थी और दूसरे, अम्मा भी मुन्नी को कुछ हद तक पराया धन समझती थी। सोचती अभी से ही लोगों की नज़र मुन्नी पर पड़ेगी तो बाद में शादी लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसी शादी में उसी इंस्पेक्टर की बीवी बड़ी शान से ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी भारी बनारसी साड़ी पहने घूम रही थी। उसने इधर उधर नज़र डालकर एक बुजुर्ग महिला से दादी का नाम लेते हुए पूछा कि उनकी बहू और पोती कौन है। महिला ने धीरे से अपनी उंगली से अम्मा और मुन्नी की ओर इशारा कर दिया। अम्मा उस जमाने की MA B.Ed जरूर थी, लेकिन उनका पहनावा और रहन सहन सादगीपूर्ण था। गले में पेंडेंट के साथ एक सिंपल चेन, कान में टॉप्स और हाथ में कंगन अंगूठी पहने थी। साड़ी भी पतले बॉर्डर वाली मैसूर सिल्क थी। मुन्नी को भी सरारा कुर्ता पहनाकर लाई थी। मुन्नी तो मुन्नी थी, दुनिया से अनजान। उसने 2 बार कपड़ों पर मिठाई का रस और कोल्ड ड्रिंक गिरा ली थी। फिर और तो और हाथ में लगे रस को कपड़ों और बालों से पोंछ हाथ को साफ कर लिया था। मिठाई का रस और सब्जी की हल्दी का रंग बालों और कपड़ों पर लग जाने से वे पीले पीले और चिटचिटे हो गए थे। माँ बेटी और खासकर बेटी को देखकर इंस्पेक्टर की बीवी ने नाक भूं सिकोड़ लिया
और वहाँ सबके सामने दादी का नाम लेकर कहा, बड़ी आई थी अपनी पोती का रिश्ता लेकर, देखो तो लड़की को कपड़े में जो खाई है वो भी लगा है, बाल तो साधु की जटा है, ये नहीं कि बालों को संवार लेती, ऐसी लड़की और मेरी बहू, बाप रे कभी नहीं। उस बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया भी, अरे ये बड़े खानदानी लोग हैं, बच्ची तो छोटी है, माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है इस कच्ची उम्र में बेटी के ब्याह की सोचे। लेकिन इंस्पेक्टर की बीवी तो अपने 2 नंबर के कमाए पैसे के गुमान में थी। उसने तो जमकर दादी की हंसी उड़ाई और वहाँ बैठे हर सदस्य को ये बात बताई। कुछ समय के लिए अम्मा और मुन्नी भरी बिरादरी में हास्य का विषय बने, पर समय की मार से बढ़कर कुछ नहीं है। वही महिला अपने कैंसर का इलाज कराने डॉक्टर बनी मुन्नी के पास आई। इस तरह कई जगह आजी ने मुन्नी की शादी की चर्चा की, कई बार शादी के गीत गाए। अम्मा सीधी जरूर थी लेकिन स्वाभिमानी भी थी। उड़ते उड़ते सारी खबरें अम्मा तक पहुंचती जरूर थी। गुस्सा भी बहुत आता था लेकिन बेबस थी। समय के साथ मुन्नी बड़ी होती गई और मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो गया। इससे पहले उनके लाए हुए रिश्तों को बाबूजी बेरहमी से ठुकराते चले गए। दादी रोती भी थी और कहती थी, मोर बेटा के बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं, बेटी के कमाई ला खाई। मतलब है इसका, मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लगता है बेटी की कमाई खाएगा। दादी द्वारा ढूंढे गए लड़के कोई हवलदार, कोई कलर, कोई ओवरसियर तो कोई बीए, बीएससी कर नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। मुन्नी का रुतबा बढ़ गया था, वो एक सुंदर शालीन लड़की में तब्दील हो गई थी। अब उसकी नाक भी नहीं बहती थी, कपड़े साफ और बाल भी करीने से रहते थे। शादियों में जाने पर वो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करती थी। मुन्नी जब मेडिकल के 4थे साल में थी तो दादी का देहांत हुआ। मरने से पहले उनकी याददाश्त कम हो गई थी। नहीं भूली थी तो अपनी प्यारी मुन्नी की शादी। चलते फिरते बन्ना गीत गाती थी और बड़बड़ाते रहती थी कि कहीं मुन्नी के फेरे होते थे तो कभी दामाद की नाक खींचती थी, तो कभी दामाद की आरती का सामान एक थाली में सजाती थी। अंत में मुन्नी को विदा कर फूट फूट कर रोती थी। आज भी जब डॉक्टर सुनीता शादी के गाने सुनती है तो दादी की याद में बार बार आंखें नम हो जाती हैं। धन्यवाद।